नमस्कार। पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मोदी जी का मैजिक क्यों खत्म हो रहा है। और आपने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में देखा, एक तरीके से जनाधार जो था वो मोदी सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ था। और इधर आरएसएस भी मोदी जी पर शिकंजा कस रही है। और जितनी भी पिछले 10 साल की पॉलिसीज रही, चाहे वो आर्टिकल 370 में कश्मीर को 3 स्टेट्स में बदल दिया गया, 2 यूटी बना दिए गए, लद्दाख का यूटी बन गया। आपने देखा सोनम वांगचुक दिल्ली में बैठे हैं जंतर मंतर में, उनको जगह नहीं दी जा रही है आंदोलन करने के लिए। और वो पर्यावरण और संस्कृति की बात कर रहे हैं लद्दाख की। हालांकि वो पहले सरकार के पक्ष में थे जब आर्टिकल 370 हटाया गया था। आपको याद होगा आर्टिकल 370 हटाते वक्त पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, लाइटें लगाई गई और ऐसा लगा कि देश को आज़ादी मिल गई आर्टिकल 370 हटाकर। पर जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में ये समझ में आ गया कि मोदी जी का आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो पॉलिसीज रही, पहले सतपाल मलिक वहां पे गवर्नर थे। सतपाल मलिक के गवर्नर रहते उन्होंने खुद ही कह दिया कि राम माधव मेरे पास फाइलें लेके आते थे कि ये अदानी की फाइलें क्लियर कर दो, या अंबानी की फाइलें क्लियर कर दो, या इंश्योरेंस की फाइलें क्लियर कर दो, और मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया कि मैं ये सब काम नहीं करूंगा। उसके बाद उनको हटाया गया। मनोज सिन्हा को उत्तर प्रदेश से गवर्नर बना के भेजा गया, बीच में मुर्मू साहब भी थे वहां पर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में क्या किया, उसका ब्यौरा किसी को नहीं मिला। लोग, वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कोई विकास नहीं हुआ, उल्टा बाहर के लोगों ने आके यहाँ नौकरियां कर ली। हमारे पास जो थोड़े बहुत रोजगार के साधन थे वो भी खत्म हो गए, ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई। जम्मू को कटरा हाईवे बना के, नेशनल हाईवे बना के बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया। और जम्मू में जहाँ समर कैपिटल लगती थी और रिवाज था 150 साल से, वो रिवाज भी खत्म हो गया, जिससे जम्मू की इकोनॉमी बिल्कुल तहस नहस हो गई। और उसका परिणाम ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में इस दफा, चाहे वो जम्मू हो और चाहे वो कश्मीर हो, जम्मू में 4 सीटें बढ़ाई गई, 47 सीटें इसकी, और 43-90 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें क्लियरली लोगों का गुस्सा प्रशासन के प्रति, गवर्नर रूल के प्रति, और एक स्टेट को यूटी बना देने से बहुत सारा जो गुस्सा लोगों का था, क्योंकि विकास के कार्य हुए नहीं, आपने लैंड राइट्स भी छीन लिए कश्मीरियों के। तो आर्टिकल 370 इन स्पिरिट जो था, या 35A, वहां के स्थानीय लोगों को नौकरियां देना या उनको लैंड राइट्स देने का था, उसको देश के हाइपर नेशनलिज्म से जोड़कर मोदी जी ने एक तरीके से ये बताया, देखिए मैंने आर्टिकल 370 हटा दिया। और पुलवामा में इंसिडेंट में आपने देखा 2019 में मोदी जी की सेना नहीं, वो आज इंडियन आर्मी है जिसको हमारे टैक्स से पैसे से चलती है। इस तरीके की बातें की गई। हरियाणा में आपने देखा एक नरेशन दिया गया पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनाकर। आपने देखा राजस्थान में पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने, हरियाणा में पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने। मनोहर लाल खट्टर तो एमएलए भी नहीं थे जब वो मुख्यमंत्री बनाया गया, किसी को पता नहीं था वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। फिर 2 कार्यकाल में, सेकंड कार्यकाल में 4.5 साल बाद उनको रिटायर कर दिया गया। 9.5 साल का सीएम इलेक्शन कैंपेन में नजर ही नहीं आया मोदी जी की मीटिंग्स में। 1 या 2 मीटिंग में वो रहे, उसके बाद वो गायब हो गए। नायब सिंह सैनी 6 महीने के मुख्यमंत्री रहे, वो अपनी लाडवा की सीट बचाने में उनके लिए मुश्किल हो गया। तो जिस तरीके से संविधान की कोई परवाह नहीं की गई, संविधान के तहत गए नियमों को फॉलो नहीं किया गया। आपने देखा ये फर्जी राष्ट्रवाद का एजेंडा जो दिया गया, और राम मंदिर। आपने देखा हरियाणा में तमाम स्पीचों में अमित शाह साहब ने और मोदी जी ने दो चीजों का भरपूर जिक्र किया कि ये सरकार जो है वो राम विरोधी है। अयोध्या में तो राम के नाम पर वोट मिला नहीं, वहां पे अवधेश प्रसाद जीते इलेक्शन। और जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रवाद का जो एजेंडा है कि आर्टिकल 370 हमने हटा दिया है और लोगों को फ्रीडम दे दी है, वहां पे लोग प्लॉट लेंगे, घर बनाएंगे, इस तरीके की बातें की गई, उस बात का भी कोई असर नहीं पड़ा। और संविधान को लेकर जिस तरीके से लेटरल एंट्री की बात जो चल रही थी, आपने देखा यूपीएससी में 45 पोस्ट निकाली गई लेटरल एंट्री के द्वारा, और बहुत सारी नौकरियां नॉट फाउंड सूटेबल करके जनरल कोटे में दे दी जाती हैं। उसको लेकर मुझे लगता है कि मोदी जी के खिलाफ एक पब्लिक मैंडेट हो गया कि ये तो संविधान को तहस नहस कर देंगे और रिजर्वेशंस को खत्म कर देंगे। और एक बहुत बड़ा तबका दलित समाज का, SC ST मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का, जो 65% हमारे देश की लगभग आबादी का है। अब जाति जनगणना हो जाएगी तो उसको पता लग जाएगा। जाति जनगणना पर इतना डिबेट हुआ, अपोजिशन पार्टीज ने यूनाइटेडली कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और मोदी जी ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। तो ये समझ में आ गया कि मोदी जी एंटी जाति जनगणना। यहां तक कि आरएसएस को भी अपने
मीटिंग्स में या अपने प्रेस रिलीज में, अपने पब्लिक स्टेटमेंट में कहना पड़ा कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं। और उधर इनके घटक दल, चाहे अनुप्रिया पटेल हों या आपके टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हों और या आपके नीतीश कुमार, वो हमेशा से जाति जनगणना के फेवर में रहे। चंद्रबाबू नायडू ने तो मंदिर, तिरुमाला मंदिर का जो आपने देखा लड्डू का मुद्दा उठा, उस लड्डू के मुद्दे पे भी घेरने की कोशिश तो की गई जगन रेड्डी को, पर उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप जो थी वो बैकफुट पे दिखी। और चंद्रबाबू नायडू ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलकर ये दिखा दिया कि आंध्र प्रदेश में मैं कंट्रोल में। इसका मतलब है कि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। वो बहुत सुदृढ़ तरीके से सरकार ने जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ा, आपने देखा अकाली दल को खत्म कर दिया गया पंजाब में, शिवसेना के दो फाड़ कर दिए गए महाराष्ट्र में। तो टीडीपी या नीतीश कुमार इन चीजों को समझते हैं, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जा सकती है। वो उनका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो मिड टर्म इलेक्शन नहीं चाहते, पर यह जरूर है कि वो चेंज ऑफ लीडरशिप चाहते हैं। तो क्या आने वाले समय में जब आरएसएस का शिकंजा मोदी जी पर कसेगा, तो क्या टीडीपी और जेडीयू और इनके और जो छोटे छोटे घटक दल हैं, क्या वो चेंज ऑफ लीडरशिप की मांग करेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी 75 साल की उम्र उनकी हो जाएगी तो क्या वो कह देंगे कि मैं मार्गदर्शक मंडल में चला जाता हूं? क्या वो नेगोशिएट करेंगे कि उनको राष्ट्रपति बना दिया जाए ताकि उन पे ग्राफ्ट केसेस न खड़े हों, या उन पे विभिन्न कोर्टों में स्टेट्स की जो है वो केस ना लगे? ये भी हो सकता है कि वो कहें कि मुझे राष्ट्रपति बना दो। जैसे प्रणब मुखर्जी बने थे वैसे वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उन पर कोई ग्राफ्ट केस नहीं लगेगा। ये बहुत सारी चीजें हैं। जनादेश की बात करें तो जो फर्जी एजेंडा था राष्ट्रवाद का, उस पे सरकार को जनादेश, चाहे वो हरियाणा की रही हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, और आगामी महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन भी इस बात को तकदीर कर देंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन में अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो डेफिनेटली लीडरशिप बदली जाएगी। और ये लीडरशिप जो है अब बहुत समय चलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के अंडर लीडरशिप बीजेपी की सरकार जो है 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। फिर आपने देखा जम्मू में जो इनका प्रेस फ्रीडम को कैसे कर्टेल किया गया। इंडिपेंडेंट मीडिया को वहां कवरेज करने दी जाती है। कश्मीर वाला न्यूज़पेपर निकलता था उसको उन्होंने बंद करवा दिया। जम्मू का जो प्रेस क्लब है वहां पे बंदिशें लगा दी गई। तो इस तरीके के स्वतंत्र मीडिया को अगर आप टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली स्वतंत्र मीडिया आपको भी टारगेट करेगा, सोशल मीडिया के थ्रू हो या इंडिपेंडेंट पत्रकारिता के थ्रू हो। तो एक तरफ एक बड़ा जमावड़ा बन गया जो मोदी जी के अगेंस्ट काम करने लग गया। और उसकी वजह यही है कि मोदी जी की पॉलिसीज फेल हो गई। भाई जनता जनार्दन होती है, जनता वोट देती है। आपने कहा आपने हर घर जल लगा दिए, आपने कहा कि आपने बहुत सारी महिलाओं को सशक्तिकरण कर दिया, आपने लखपति दीदीज बना दी ड्रोन के द्वारा, आपने कहा कि आपने पक्के मकान बनवा दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण में आपने 2 करोड़ मकान बनवा दिए, 3 करोड़ आपने अर्बन में बनवा दिया और 2 करोड़ का प्रावधान आपने और कर दिया। अगर इतने मकान, इतने हर घर जल या स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपने इतने सारे टॉयलेट्स बनाए, तो आज की डेट में लोग आपको वोट क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब है कि जो पैसा खर्च हुआ वो उसका बेनिफिट जनता को नहीं मिला, लोगों को नहीं मिला। लोग सोचते रहे कि शायद हो सकता है और उनको बेनिफिट मिला हो, हमें भी मिलेगा आने वाले समय में, पर वो उसका एडवांटेज उनको नहीं मिला। और दूसरी तरफ जन विरोधी नीतियां, जैसे किसान हो गए, किसानों के साथ आपने क्या किया? किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आए, 750 किसान शहीद हो गए। वो उनको आपने चिट्ठी लिखित में दी कि आप उनको एमएसपी का गारंटी कानून बना के देंगे। आप उन्हें इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में उनकी क्रॉस सब्सिडी को आप ध्यान में रखेंगे। आप पराली पे एक हल बना के देंगे कि जिसमें बेलर मशीन्स द्वारा वो पराली को जो है कंट्रोल किया जाए। और जितने भी बीमा योजना के जो प्रॉब्लम्स थी कि ग्रुप इंश्योरेंस में ही बीमा योजना का पैसा मिल सकता है और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल किसान को उसका मुआवजा नहीं मिल सकता, तो उसको आप खत्म करेंगे। धान की फसल हो, गेहूं की फसल हो, उसको एमएसपी पर आप निर्धारित करेंगे कि एमएसपी से नीचे जो है वो खरीदना हो। और मंडी में पड़ा गेहूं या मंडी में पड़ा धान जो है वो समय पर बिक जाए, खराब ना हो। दलहन तिलहन पे आपने इंपोर्ट ड्यूटी बाद में आके जब हरियाणा का इलेक्शन आ गया तो आपने कहा भी 27% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दीजिए खाद्यान्न के तेल पर। और प्याज, क्योंकि अब महाराष्ट्र में इलेक्शन आ रहा है,
तो वहाँ के जो किसान हैं वो कहते हैं कि भाई हमारा प्याज एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो ठीक है आपने उसमें आपने कम कर दिया कि भाई अगर $400 पर टन के नीचे भी प्याज बिक सकता है। नॉन बासमती राइस जो टुकड़ा चावल होता है या दूसरा सेला चावल होता है या नॉन बासमती राइस का आपने एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, फिर आपको आनंद फानंद में वो एक्सपोर्ट खोलना पड़ा। तो किसानों की समस्या का भी समाधान नहीं किया। आप कहते हैं 24 फसलों पर एमएसपी मिलती है, या धान और गेहूं पे भी प्रॉपर एमएसपी नहीं मिल पा रही किसानों को। फिर आपने देखा हमारे ओलंपिक के मेडल विनर्स के साथ क्या हुआ। जब वो आके बैठे थे पीछे अप्रैल मई में 2023 में, आपने उनकी बात नहीं सुनी। जब आपने नई पार्लियामेंट में संगोल की राजनीति की, तो यही पहलवान आपको मिलने के लिए पार्लियामेंट की तरफ गए, तो आपने उनको जूतों लातों से मारा, उनको गाड़ी में बिठाया, उनका प्रताड़न किया। वो सब इमेजेस आपने पब्लिक में देखी। तो पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ, आज जुलाना में वहां पर विनेश फोगाट जो है इलेक्शन लड़ रही है, 74% वोटिंग पड़ी। ऐसा माना जाता है कि वो इलेक्शन जीतेंगी, और इलेक्शन जीतेंगी तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया तो उन्होंने कहा कि इसको तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। उन्होंने मना कर दिया कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड नहीं है कि आप जो मेरे से बात करेंगे फोन पे वो रिकॉर्ड करें। तो इस तरीके का प्रसार अभियान जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऊपर सेंटर रखा, और वही कहीं ना कहीं उनको उल्टा पड़ रहा है। देखिए, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, दो धारी तलवार। एक तरफ तो वो आपको बेनिफिट देगी और दूसरी तरफ वो आपको एक्सपोज भी करेगी। तो जितना बेनिफिट मोदी जी ने लेना था मीडिया का, वो मीडिया का एक्सपोजर तो उनको मिल गया अच्छा, पर अब उनकी गलत नीतियों के चलते जो उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, उस क्रिटिसिज्म को भी बर्दाश्त करने की क्षमता मोदी जी में होनी चाहिए। बात यह है। और मोदी राजनीति का अब पतन शुरू हो गया है हरियाणा जम्मू कश्मीर इलेक्शन से, और आप देखेंगे आगामी महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन में जिस तरीके का मैंडेट इस समय नजर आ रहा है, पब्लिक ओपिनियन नजर आ रही है, तो महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है वो महायुति से आगे नजर आ रही है। और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने अपनी चुनावी सभाएं रैलियां झारखंड में और महाराष्ट्र में शुरू कर दी। कल राहुल गांधी ने शिवाजी महाराज को लेकर, साहू महाराज की प्रतिमा का आवरण था, उसमें लेकर उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहती है, वो संविधान के खिलाफ है। और कांग्रेस की विचारधारा जो है वो इन एंटी संविधान एक्टिविटीज को आगे नहीं बढ़ने देगी। संविधान के खिलाफ जो भी जाएगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जाएगी, उसको पब्लिक मैंडेट नहीं मिलेगा। कांग्रेस की विचारधारा जो है वो संविधान के प्रति समर्पित है, और जो संविधान में सुरक्षाएं हमारे मार्जिनल सोसाइटी को, SC ST OBC SC साथियों को मिली है, वो मिलती रहेगी, ये उन्होंने कहा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया। RSS विपक्षी दलों की एकता और विपक्ष शासित राज्यों पर ईडी की कार्रवाई से भी चुनौती मिल रही है। अब आप देखिए, विपक्षी दल जो हैं वो एकजुट होकर हैं। हरियाणा में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक से अलग थलग जब हुई, तो ये समझ में आया कि पब्लिक उनके साथ नहीं थी। आम आदमी पार्टी की शायद एक भी सीट ना आए हरियाणा। जम्मू कश्मीर में NC कांग्रेस अलायंस जो है वो मजबूती से खड़ी है। जम्मू में हालांकि कांग्रेस का कैंपेन कमजोर रहा, अगर थोड़ा सा कैंपेन उनका ज्यादा अच्छा रहता तो जम्मू में और वो सीटें निकाल लेती, पर NC ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। PDP क्योंकि इंडिया ब्लॉक की पार्टनर है, पर उसमें इलेक्शन में वो उससे अलग चुनाव लड़ा, तो ये कहा जा रहा है कि PDP की इस बार डबल डिजिट में भी फिगर नहीं आएगी, 7 या 8 ही वो आएंगी। तो ये तय हो गया कि मोदी जी के खिलाफ जो विपक्षी पार्टियां खड़ी, और अगर वो एकजुट हो जाती हैं, तो चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का हो, उसके बाद आगामी बिहार का चुनाव हो, बिहार चुनाव होते होते ये सरकार का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके बदलने की पूरी संभावना है, ऐसा मेरा मानना है। अब भाजपा के भीतर वैकल्पिक राजनीति भी शुरू हो गई है। RSS में चिंतन मनन शुरू हो गया है कि मोदी जी के बाद कौन होगा, नेतृत्व कौन संभालेगा। RSS की कमान जो है, RSS बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व की कमान किसको देगी। अच्छा, राष्ट्र जो उनके बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट है वो कौन बनेंगे, संजय जोशी का नाम चल रहा है, बट कहने में सुनने में ये आ रहा है कि मोदी जी और अमित शाह को अपोज कर रहे हैं। JP नड्डा साहब तो एक शेडो प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, क्योंकि अमित शाह द्वारा ही कंट्रोल होता था, संचालित होता था सारी बीजेपी पार्टी। अब JP नड्डा के जाने के बाद जो भी आदमी आएगा वो अपने तरीके से पार्टी को चलाएगा, चाहे वो सुंदर राजे हो, संजय जोशी हो, या भी कोई तीसरा नाम हो, या शिवराज चौहान ही क्यों ना। शिवराज चौहान को भी चौथी बार CM नहीं बनने दिया था मोदी जी ने। और योगी महाराज के साथ मोदी जी के रिश्ते क्या है इंटरनल पार्टी में, आप जानते हैं। डबल इंजन की सरकारें कहां फेल हुई। आए गए दिन कोई ना कोई पैंतरा जो है
वो दिल्ली जो है वो चलता है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसको विफल करने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं ये डबल इंजन की सरकार जहां जहां है वहां वहां शीर्ष नेतृत्व का वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ विरोधाभास रहा। राजस्थान में देखिए वसुंधरा राजे को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया गया, वहां से पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया गया। शिवराज चौहान को चौथी बार नहीं बनने दिया, वहां मनोज यादव को बना दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा हुआ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और तेलंगाना उनके हाथ से निकल गया। इन्हीं के आरएसएस के और बीजेपी के जो लीडर थे वो कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस में वो सीएम बन गए और अच्छा काम कर रहे हैं। और इनके जो साथ लोग थे जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक साहब, धीरे 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 एक विधिवत तरीके से उन्होंने उस पार्टी को भी खत्म किया। जगन रेड्डी के साथ क्या किया, ये सब समर्थन में खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी की जो 2014 और 19 में सरकार बनी वो उनके साथ थे। तो अपने साथ जोड़ के लोगों को किस तरीके से पार्टियों को खत्म करना है, ये मोदी जी और अमित शाह जी से सीखे। और ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, इनकम टैक्स द्वारा किस तरीके से प्रताड़न किया गया ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में। आपने देखा आरजी कार हॉस्पिटल का मामला जिसमें ममता बनर्जी को किस तरीके से बुरा भला कहा गया, उनको मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में किस तरीके से एक अच्छे सीएम के रूप में नहीं दिखाया गया कि इनकी वजह से सब वहां हो रहा है आरजी कार हॉस्पिटल में। हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया गया इतने पुराने केस में, बाद में वो बेल पे छूट गए। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, इससे पहले उनके डिप्टी सीएम को जेल में डाल दिया गया। तो इस तरीके से जो हाई एंडेड अप्रोच है कि ऑपोजिशन रूल स्टेट्स के तो आप चीफ मिनिस्टर्स को भी जेल में डाल देंगे, पर कोई ग्राफ्ट चार्जेस अगर आपके मंत्री के खिलाफ है, आपकी पार्टी के संगठन के लोगों के खिलाफ है, तो आप उसमें कुछ नहीं करेंगे। तो ये बात है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से डीडीसी इलेक्शन में धांधली हुई, तो लोगों का ये भी मानना है कि कश्मीर में, जम्मू में अगर 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ जाती तो कश्मीर में जिस तरीके से उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को खड़ा किया, चाहे वो जमात इस्लामी के हों, चाहे वो इंजीनियर राशिद के 34 एमएलए इंडिपेंडेंट लड़ रहे हों, अगर 5, 7, 8, 10 एमएलए जीत जाते हैं इंडिपेंडेंट, तो ये खरीदो फरोख्त करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके वहां सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि आर्टिकल 370 में अगर के नाम पर अगर इनको वोट नहीं मिले और गवर्नमेंट नहीं बनी, तो राम मंदिर का मामला, तो राम मंदिर में आपने देखा देश प्रसाद जीत गए, तो यहाँ भी जम्मू कश्मीर में अगर मामला नहीं चला तो फिर की छाती कैसे ठोकेंगे, 56 इंच की छाती का क्या होगा। तो ये जो चीजें हैं वो खड़ी हो जाती हैं और ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं। इन इश्यूज पर अगर आप विचार करेंगे, सोचेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, लोगों से उनके जुड़ाव को, और एक कार्यकर्ता, चाहे वो आरएसएस का कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो किस तरीके से दरी बिछाना, पोस्टर बांटना, ये पर्ची की स्लिप्स जो होती हैं, इलेक्शन की पर्चियां देना, एक संगठनात्मक जो मजबूती थी भारतीय जनता पार्टी के पास, आरएसएस के पास, मोदी अमित शाह के सेंट्रलाइज पावर में वो संगठन जो है वो कहीं ना कहीं वीक हो गया। आपने देखा लोकसभा इलेक्शन में आरएसएस के लोग वोट मांगने नहीं गए, पन्ना प्रमुख तक बाहर नहीं निकले घर से। इसका मतलब है कि उनका भी काम नहीं होता है। जब पैसा देके ही काम होना है प्रशासन में, तो फिर आप वोट मांगने क्यों जाएंगे मोदी जी और अमित शाह जी के नाम पर। तो कहीं ना कहीं पब्लिक से जुड़ाव खत्म हुआ, उनके अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ाव खत्म हुआ, संगठन में बहुत सारे लोगों को इन्होंने नाराज कर दिया। और अब संगठन में ही आवाजें उठ के आ रही हैं कि मोदी जी को हटाना चाहिए, मोदी नेतृत्व में देश का भला नहीं हो सकता। और देश की जनता अब इस बात को समझ चुकी है। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर का इलेक्शन एक पहला आगाज है। आगामी झारखंड महाराष्ट्र इलेक्शन में ये बात तय हो जाएगी कि मोदी जी अब कितने दिन प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। इन्हीं सब बातों से मैं आपके साथ विदा लेता हूं और अगले हफ्ते फिर आपको किसी नए सब्जेक्ट पर मिलूंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। प्रोग्राम जरूर देखिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं अगर मेरी बातें आपको ठीक लगती हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।